हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट का रोड मैप जो कि पाइथन के थ्रू होकर जाएगा। हम बात कर रहे होंगे कि पाइथन के थ्रू हम कैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट के रोड मैप को परस्यू कर सकते हैं, ना सिर्फ डेवलपमेंट को, कैसे हम इस पाइपलाइन को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी होती है, कैसे बैक एंड की टेक्नोलॉजी होती है। ये सारी की सारी चीज़ों पर हम बात कर रहे होंगे आज के इस टॉपिक में, और बात करेंगे शुरू से लेके अंत तक इस जर्नी के बारे में कि कैसे आप फ्रॉम 0 to 100 तक कैसे इस रास्ते को तय करेंगे। तो सबसे पहले बात करी जाए फुल स्टैक की, तो फुल स्टैक होता क्या है? फुल स्टैक एक कॉम्बिनेशन होता है फ्रंट एंड और बैक एंड का। अब फ्रंट एंड में हमारे पास कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं। अगर हम वेब एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे पास रिएक्ट होता है, एंगुलर होता है, व्यू होता है, नेक्स्ट होता है, ऐसे करके कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं। ऑल्दो नेक्स्ट से हम फ्रंट एंड बैक एंड दोनों मैनेज कर सकते हैं, बट हाँ, नेक्स्ट से हम फ्रंट एंड भी बना सकते हैं। तो ऐसे करके हमारे पास कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं। इवन HTML HTMX भी है, XHTML XML SHTML, ऐसे करके कई सारी और टेक्नोलॉजीज हैं, jQuery वगैरह है। सो ये सारी की सारी हमारी फ्रंट एंड का पार्ट होती है, जिसमें जो डेवलपर होता है वो डिफाइन करता है कि यूज़र के सामने जो लुक इंटरफेस या यूज़र एक्सपीरियंस आएगा वो कैसा आएगा। फिर अगर वहीं पे बात करी जाए बैक एंड की, तो बैक एंड हमारी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि सर्वर पे होती है, जिसको सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया जाता है, और डिप्लॉयमेंट के बाद वो कंटिन्यूअस मॉनिटर कर रही होती है, किसी एक सर्विस को प्रोवाइड कर रही होती है उस फ्रंट एंड के थ्रू जिस पे यूज़र इंटरेक्ट कर रहा होता है। अब अगर बात करी जाए आज के टाइम पे इम्पोर्टेंस की, मॉडर्न वेब डेवलपमेंट के इस एरा में जिसमें एआई चल रहा है, तो देखिए बिना फ्रंट एंड और बिना बैक एंड के कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो आज के टाइम पे रन कर रही है। चाहे वो एयरबीएनबी हो, स्पॉटिफाई हो, नेटफ्लिक्स हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, कुछ भी हो, हर एक का आपको वेब वर्जन मिल जाएगा, क्योंकि वेब वर्जन कहीं ना कहीं बनाना थोड़ा सा ईजी भी होता है और मैनेज करना भी ईजी होता है। और अगर आपने एक बार वेब वर्जन सपोज करें किसी एप्लीकेशन का बना लिया, तो आप उसी एप्लीकेशन को एपीआई के थ्रू उसकी नेटिव एप्लीकेशन को भी लिंक कर सकते हैं। सो ये हमारे पास एडवांटेज होता है। अब अगर बात करी जाए जेंगो फ्रेमवर्क की, तो हमें जेंगो क्यों प्रेफर करना चाहिए? देखिए, आपके पास बैकएंड में कई सारी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे पीएचपी का लारावेल है, फिर आपके पास जावा का स्प्रिंग बूट है, सी शार्प का आपके पास ASP.NET है, और अगर खुद पाइथन की बात करी जाए तो हमारे पास फास्ट एपीआई होता है, रिक्वेस्ट मॉड्यूल होता है, फ्लास्क होता है, और फिर जेंगो होता है। जेंगो का ही डीआरएफ होता है, यानी जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। और अगर बात करी जाए इसके बारे में, तो जेंगो ही क्यों? देखिए, जेंगो हमारा बहुत रोबस्ट होता है। रोबस्ट होने का मतलब कि स्केलेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी होती है, परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा होता है। मतलब अगर आप जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो उस पर भी यही चीज़ लिखी हुई है कि रेडिकुलसली फास्ट। जेंगो बहुत ज़्यादा फास्ट है, और ये फास्ट होता है अपने ORM की वजह से। ORM एक एक्चुअली टर्म होती है जो कि जेंगो के लिए यूज़ करी जाती है, जिसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। इसका मतलब होता है कि आप डेटाबेस को कितनी स्पीड से मतलब मैनेज कर सकते हो, आप कितनी स्पीड से अपने डेटाबेस पे क्वेरीज को डाल सकते हो और वापस से उन क्वेरीज को आप रिट्रीव कर सकते हो। इसी को कहा जाता है ORM। सो जेंगो इसी के लिए ज़्यादा फेमस हुआ है, और इसकी ये चीज़ ही इसको सबसे बड़ा अपर हैंड प्रोवाइड कर देती है। वहीं पे अगर बात करी जाए कि हम जेंगो में किस सर्विसेज यानी किन डेटाबेसेस को इंक्लूड कर सकते हैं, तो हम ऑलमोस्ट हर टाइप के डेटाबेस को इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे पोस्टग्रेस हो, चाहे आपका माई एसक्यूएल हो, चाहे आपका एसक्यूएलाइट हो, या फिर मोंगो डीबी हो, नो एसक्यूएल टाइप का, हम सारे के सारे डेटाबेसेस को आसानी से इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें फ्रंट एंड डेवलपमेंट की, तो जो हमारा जेंगो होता है वो MVT फॉलो करता है, मॉडल व्यू टेम्पलेट। कंट्रोलर हमारा पहले से इसमें होता है जो कि मिडल वेयर का काम कर रहा होता है, तो हमको ज़्यादा उस पार्ट पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। MVT की अगर बात करें तो मॉडल्स में हम डेटाबेस से लिंक करवाते हैं, व्यूज़ में हम उन्हीं मॉडल्स से डेटा को रिट्रीव करवा सकते हैं, और टेम्पलेट के थ्रू हम उनको रेंडर करवा सकते हैं। अब इसमें टेम्पलेट इनहेरिटेंस भी होता है, ये बिल्कुल वैसे ही सिमिलर है जैसे रिएक्ट में प्रॉप्स और कॉम्स होते हैं। और अगर इसी में हम बात करें डेटाबेसेस की, तो डेटाबेसेस में जैसा कि मैंने आपको ORM के बारे में बताया, ये रेडिकुलसली फास्ट है। और अगर मैं डेटाबेस में आपको थोड़ी सी एक एडिशनल चीज़ बताऊं, तो अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट का रोड मैप प्रेफर कर रहे हैं तो प्रेफर करिएगा पोस्टग्रेस को करने का, क्योंकि वो एसक्यूएल से थोड़ा सा बेटर है। थोड़ा सा बेटर इसलिए क्योंकि उसका डिप्लॉयमेंट, देखिए किसी भी एप्लीकेशन को बनाना आसान नहीं होता। जो सबसे ज़्यादा काम होता है एक्चुअली में, वो होता है उसका डिप्लॉयमेंट और डेटाबेस मैनेजमेंट। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है उसके डेटाबेस के मैनेजमेंट पे। माई एसक्यूएल में प्रोजेक्ट बनाना तो आसान है, लेकिन जब बात आती है डिप्लॉयमेंट की, तो सबसे ज़्यादा कठिन काम वहीं पे आता है। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा होता है डिप्लॉयमेंट एंड स्केलेबिलिटी। क्योंकि मैंने डिप्लॉयमेंट की बात करी,
तो जब हम डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहली सर्विस निकल के आती है वो AWS है। अब AWS को SaaS कहा जाता है और अभी बीच में उन्होंने अपना AWS को पास कर दिया है, पास यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो AWS मेरी रिकमेंडेशन में जेंगो के लिए उतना अच्छा नहीं है। कारण इसका ये है कि थोड़ा सा हेक्टिक कर देता है AWS की CLI पे डिप्लॉय करना। साथ ही साथ अगर आप डिप्लॉयमेंट पे जा रहे हैं तो हमें वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस जो कि जेंगो का बिल्ट इन फीचर है, हमें वो मिलता है आसानी से, जिसके थ्रू हम डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि AWS के अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, तो हेरोको हो सकता है, वर्सल हो सकता है, रेलवे हो सकता है। इंडियन रेलवे नहीं, अगर आप सर्च करेंगे रेलवे होस्टिंग तो आपको मिल जाएगा। वर्सल मैंने बताया, वर्सल पे तो बहुत ईजी होता है, वर्सल पे हमारे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। और इस अगर बात करी जाए स्केलेबिलिटी की कि अगर हमने डिप्लॉय कर दिया तो फिर स्केलेबिलिटी कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए आपको CI/CD पाइपलाइन यानी वर्जन कंट्रोल सिस्टम और कोलैबोरेशन के बारे में पता होना चाहिए। आपने डिप्लॉय कर दिया, अलॉन्ग विथ आप अपनी रिपोजिटरी के साथ डेवलपमेंट करते रहिए, वो बैकएंड में अपने कोड को सही करता रहेगा। साथ ही साथ आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को भी सेट करते रह सकते हैं, टाइम टू टाइम वो भी आप अपडेट करते रह सकते हैं। अगर आपका CI/CD पाइपलाइन अच्छा है यानी गिटअप अच्छा है तो आप इस प्रोसेस को थोड़ा स्मूथ बना सकते हैं। होता क्या है कि जेंगो काफ़ी सारे बड़े बड़े फीचर्स को बहुत शॉर्ट में इंट्रोड्यूस करवा देता है। अब आप सोचिए कि अगर स्पॉटिफाई जैसी एप्लीकेशन, यूट्यूब जैसी एप्लीकेशन या इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशन अगर इसको बैकएंड में यूज ले रही है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ तो खास होगा। इसका जो सबसे खास फीचर है वो इसकी स्केलेबिलिटी, और इसीलिए ये यूज में हो रहा है। तो आपको भी स्केलेबल बनाने, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा स्केलेबल है, अगर आपके दिमाग में है, जैसे ई-कॉमर्स कोई वेबसाइट हो जाए फ्लिपकार्ट जैसी, तो उसको हम बहुत आसानी से इसमें बना सकते हैं। कोई हमारे लिए बहुत बड़ी बात ऐसी नहीं होती कि नहीं नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसी करी जा सकती। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप अपने प्रोजेक्ट को अनप्रोफेशनल ना रखें। जैसे कई सारे डेवलपर्स क्या करते हैं कि वो कोड को सिर्फ लिखते हैं और लिख के वैसे का वैसा छोड़ देते हैं, वो अनप्रोफेशनलिज्म को दिखाता है। वो ऐसा दिखाता है कि बस अभी अभी आप सोकर उठे और कोड लिख के आप चले गए। जेंगो इस चीज़ को बिल्कुल अलाउ नहीं करता। आपको पाइथन अच्छे से आनी चाहिए, पाइथन के ऊप्स के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, आपको क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए, इंस्टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। ये इसके प्री रिक्वेस्ट हैं। आपको इन सब के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना ही चाहिए, और कम से कम मेरे रिकमेंडेशन में 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस आपको पाइथन का होना चाहिए एटलीस्ट। आपको CRUD के बारे में पता होना चाहिए, आपको डायमंड शेप प्रॉब्लम के बारे में पता होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें वो लॉजिक है जो जेंगो में हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। साथ ही साथ जेंगो की बहुत सारी बिल्ट इन फीचर्स होते हैं जिनको हम बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इंपोर्ट्स वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए, वायरल हैंडलिंग वगैरह, रिस्पॉन्सिवनेस, जो डायनामिक वायरल हैंडलिंग है वो सब इसका बहुत अच्छा है। मैंने पर्सनली इसको यूज़ करके देखा है। मैं पिछले 2.5 सालों से जेंगो में ही डेवलपमेंट कर रहा हूँ। तो मैं आपको OJT कंप्यूटर एजुकेशन के थ्रू बता सकता हूँ कि पर्सनल एक्सपीरियंस में ये बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है। आप इसके साथ बिल्कुल फ्यूचर प्रूफ जा सकते हैं। सो ये था हमारा आज का वीडियो। और जाने से पहले मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा थोड़े से रिसोर्सेज के बारे में। अगर आप जेंगो लर्निंग में थोड़ा सा इच्छुक हैं तो आप खुद हमारे इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको फ्लैश हो रहा होगा, मिल जाएगा। साथ ही साथ आप जेंगो के डॉक्यूमेंटेशन को देख सकते हैं, और फोरम्स हैं, इनके कॉन्फ्रेंसेज होती रहती हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार हमें बताएं अपनी प्रॉब्लम को, या अगर आप जेंगो सीखने में इंटरेस्टेड हैं। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको किसी और मतलब फुल स्टैक से रिलेटेड अगर आपको रोड मैप की ज़रूरत है तो वो भी आप कमेंट करके बताएं, फीडबैक में बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, मेक श्योर करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।